हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दो वर्ड से बना है ये। बायो दैट मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी दैट मीन्स वैरायटी। बस इतना याद रखो, जो अर्थ पे डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज पाई जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब आपको दो इम्पॉर्टेंट नाम्स याद रखने हैं, वाल्टर जी रोजन और एडवर्ड विल्सन। वाल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म कॉइन करी थी और एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था। फिर से बताता हूँ, वाल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म को कॉइन किया था और पॉपुलराइज किसने किया? एडवर्ड विल्सन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो आपकी एनसीईआरटी पे दिया है। सबसे पहले एक स्पीशी का नाम आप याद रखो, रावुल्फिया वोमिटोरिया। ये हिमालयाज में पाया जाता है। ये एक केमिकल रिलीज करता है, रिसर प्राइन, जो कि क्योर कर सकता है हाइपर टेंशन। फिर से बताता हूँ, रावुल्फिया वोमिटोरिया ये हिमालयाज में पाया जाता है। ये एक केमिकल यहाँ से निकलता है, दैट इज रिसर प्राइन, जो कि क्योर कर सकता है हाइपरटेंशन को। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स में देयर आर मोर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है, फिर नहीं बोलना इतना ज़्यादा डीप पूछ लिया ये क्या हो गया। डायरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है, वेस्टर्न घाट्स हैज मोर नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट्स। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपके लिए मैं बता सकता हूं यहाँ पे क्यों होती है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, सर्च करो, अभी वीडियो को पॉज करो, सर्च करो क्यों डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोलवर्ड जो बायोडाइवर्सिटी है। अगर आपको नहीं पता देन सर्च करो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है और गामा डाइवर्सिटी क्या होता है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिंगल इकोसिस्टम में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं एक सिंगल इकोसिस्टम में, वो हो गया अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी फॉरेस्ट में देख रहे हो कि क्या क्या स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती हैं। आप किसी डेजर्ट में गए, वहाँ पे देखा आपने क्या क्या स्पीशीज पाई जाती हैं। आप किसी लेक में जा रहे हो और बता रहे हो कि वहाँ पे क्या क्या स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या क्या जो ओशन फ्लोर है, ओशन में गए आप किसी ओशन में और आपने फाइंड किया वहाँ पे क्या क्या स्पीशीज पाई जाएंगी। ये हो गया अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी हो गया जो आप दो डिफरेंट इकोसिस्टम में स्पीशीज की स्टडी करते हो और कंपेयर करते हो दो इकोसिस्टम में क्या क्या स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या वेरिएशन आ रहा है स्पीशीज में, वो हो गया बीटा डाइवर्सिटी, मतलब बिटवीन द टू। गामा हो गया ग्रैंड टोटल, दैट मीन्स जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है अर्थ पे, वो हो गया गामा डाइवर्सिटी। अब इसके लिए एक मेमोरी है, ए से हो गया अल्फा, ए से हो गया अलोन, दैट इज सिंगल इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज। बिटवीन, बी से हो गया बीटा, बी से हो गया बिटवीन, दैट इज दो इकोसिस्टम के आप बिटवीन कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या स्पीशीज चेंज आ रहा है, एक इकोसिस्टम में क्या स्पीशी पाई जा रही है, दूसरे इकोसिस्टम में कौन सी स्पीशीज हैं। जी हो गया गामा, जी से हो गया ग्रैंड टोटल, दैट इज टोटल जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है अर्थ पे, वो हो गया गामा डाइवर्सिटी। अब हम
दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हॉटस्पॉट्स बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो। दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है? एरियाज विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट्स। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है, हम क्लास 11th में थे तो हमारे एक टीचर थे, नाम मैं बोल रहा हूँ, लेक्चरर ही थे वो, तो उनने बताया हमें कि मैंने किसी स्टूडेंट को पूछा कि व्हाट इज हॉटस्पॉट, ऐसे ही वो बात करते थे, व्हाट इज हॉटस्पॉट। तो स्टूडेंट का रिएक्शन था, द स्पॉट विच इज हॉट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। वो ऐसे ही बात करते थे। मतलब ऐसा कुछ आपने याद नहीं रखना है, बट ऐसा याद रखो कि दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आज की बात करें तो ये डेजिग्नेट कौन करता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को? ये एक एनवायरमेंटल एनजीओ है जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये डेजिग्नेट करता है इकोसिस्टम हॉटस्पॉट्स को। अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं टू डिक्लेयर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वो देखेंगे। दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। पहला, एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए। कितने? अबाउट 1500 प्लस स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट वहाँ होनी चाहिए। एंडेमिक प्लांट स्पीशीज, एंडेमिक मतलब जो वहाँ लोकली पाई जाती हैं। दूसरा, 70% वेजिटेशन लॉस हुआ हो और सिर्फ 30% या 30% से कम वहाँ की जो ओरिजिनल वेजिटेशन है वो बची हो, तब जाके आप किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दो क्राइटेरियाज आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं टोटल। इंडिया की बात की जाए टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे हिमालयाज। अब ये जो हिमालयाज है इसमें तो एक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट आएगा, ठीक है। दूसरा वेस्टर्न घाट्स, फिर तीसरा निकोबार आइलैंड। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूरा आइलैंड इज नॉट द हॉटस्पॉट, ओनली निकोबार इज द हॉटस्पॉट। एंड ये जो निकोबार है इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये आपको याद रखना है, निकोबार इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज इट इज पार्ट ऑफ इंडो बर्मा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ये थोड़ा यहाँ पे एआई की वजह से गलत जनरेट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज का, इट इज पार्ट ऑफ इंडो बर्मा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। एक मैंने बताया हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिर्फ निकोबार विच इज पार्ट ऑफ ग्लोबल सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज इज द पार्ट ऑफ इंडो बर्मा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब हम देखेंगे जो मैरीन हॉटस्पॉट्स होते हैं या फिर बायोडाइवर्सिटी मैरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये हॉटस्पॉट्स क्या है? हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये जो टर्म है ये किसने दी थी? एक ओशनोग्राफर हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इनका नाम है डॉक्टर सिल्विया ऑर्ले। डॉक्टर सिल्विया ऑर्ले। ये जो हॉटस्पॉट्स है इट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। सिंपल है, मैरीन हॉटस्पॉट मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, बस इतना याद रखना है। अब ये जो हॉटस्पॉट्स हैं ये कौन डेजिग्नेट करता है या फिर इसको कौन मैनेज करता है? एक तो मिशन ब्लू है जो एक एनजीओ है, मिशन ब्लू जो एक एनजीओ है अलोंगसाइड IUCN। हॉटस्पॉट्स को कौन मैनेज करता था या फिर डेजिग्नेट करता था? कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो कि एक एनवायरमेंटल
एनजीओ है। और हॉटस्पॉट्स को कौन मैनेज करता है? IUCN अलॉन्ग साइड एक एनजीओ है मिशन ब्लू, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर सिल्विया ऑर्ले ने। कॉन्सेप्ट किसके रिलेटेड है ये? कंजर्वेशन ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड लाइफ, ठीक है। मैरीन हॉटस्पॉट्स कॉन्सेप्ट समझ आया? बिल्कुल। अब इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? इंडिया में 2 हॉटस्पॉट्स हैं, देखते हैं। इंडिया में 2 हॉटस्पॉट्स हैं, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बस इतना याद रखना है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आर द पार्ट ऑफ मैरीन हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इकोटोन एंड एज इफेक्ट क्या होता है। इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा ट्रांजिशनल जोन होता है या फिर एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स मीट करते हैं। जो 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स जहाँ पे मीट करते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। फॉर एग्जांपल ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, इसके बीच का जोन जो होगा वो इकोटोन कहलाएगा। फिर उसके अलावा फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड जहाँ पे मीट करेंगे वो भी एरिया जो होगा वहाँ पे जहाँ पे वो मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन। अब फॉर एग्जांपल आपको पता होगा लैंड और वाटर के बीच का जो इंटरफेस होगा जहाँ पे वो मीट करते हैं, ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज। क्या मिलता है कोस्टल एरियाज में? मैनग्रोव्स मिलते हैं। मैनग्रोव्स हम आगे करेंगे अच्छे से। अब क्या होता है, जो इकोटोन वाले एरियाज होते हैं यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसी इफेक्ट को या इसी फिनोमिनन को बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। Ecotone is marked by rich biodiversity and species found are unique in such region than the other two ecosystems. This is known as edge effect. ठीक है, पहला इकोटोन क्या मैंने बताया? These are the junctions or transitions between two ecosystem. सिंपल आप याद रखो, इकोटोन क्या होता है? जहाँ पे 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिले। फॉर एग्जांपल एक तरफ से एक्वेटिक बॉडी है, दूसरा टेरेस्ट्रियल, फिर बीच में जो कोस्टल एरियाज होंगे उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन। या फिर एक तरफ से ग्रासलैंड है, दूसरी तरफ से फॉरेस्ट, यहाँ के बीच की जो बाउंड्री होगी इसको बोलेंगे इकोटोन। अब इकोटोन में क्या होता है? यहाँ पे स्पीशीज रिच होती हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है और स्पीशीज यूनिक पाई जाती हैं जो कि दूसरे जो इकोसिस्टम हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम हैं, वहाँ पे नहीं पाई जाती। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। ठीक है, अब हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी पे नहीं दिया है बट आ सकता है। वेटलैंड्स एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सॉइल इज कवर्ड बाय वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब ये यूनिक इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीट करते हैं। वेटलैंड्स क्या होता है? यूनिक इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट मीट करते हैं। वेटलैंड्स की बात करें, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल लाइक लेक्स, मार्शेस, रिवर्स, है ना, कोस्टल एरियाज। मैन मेड में आपका डैम्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, पैडी फील्ड्स हो गया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या हैं? दीज आर द एरियाज वेयर सॉइल इज कवर्ड बाय वाटर। अब वेटलैंड्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो हम देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, वेटलैंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, दैट इज रामसर कन्वेंशन। अब ये रामसर क्या है? ये एक सिटी है ईरान में। तो ये जो कन्वेंशन है ये अडॉप्ट हुई थी 1971 में रामसर ईरान में, और फोर्स में कब आई? दैट मीन्स इफेक्ट में कब आई? 1975 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है टू बी अ रामसर साइट? सबसे पहले the site should regularly support 20,000 plus
species population or 1% of a species population of water birds, जो भी migratory birds होती हैं। दूसरा, threatened species को regularly support करता हो। एक तो थ्रेटन्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता हो, दूसरा वहां पे जो वाटर बर्ड्स हैं कम से कम 20,000 प्लस या फिर 1% ऑफ अ स्पीशीज पॉपुलेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है, ये आप मुझे बताओ। वेटलैंड्स एक और काम करती हैं, कार्बन सिंकर्स। दैट मीन्स जैसे आपको पता होगा प्लांट्स क्या जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन या फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज नेचुरल जो मैन मेड एक्टिविटीज से भी होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपको पता होगा कि प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो वेटलैंड्स है इनको कार्बन सिंकर्स बोलते हैं। सिंकर्स मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। दूसरा, एक मैंने बताया किडनीज ऑफ अर्थ इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तीसरा, फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती हैं क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है ना, इसलिए ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती हैं। अब आपको पता होगा सिटीज में जो फ्लड्स की प्रॉब्लम आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, फ्लड कंट्रोल के लिए जो वेटलैंड्स एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती थी वो वेटलैंड्स पे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, इसलिए भी ये अफेक्ट करता है। तो आपने बताना है अब किडनीज ऑफ अर्थ क्यों इसको बोलते हैं। अब हम एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है रामसर साइट से या फिर वेटलैंड से, दैट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या होता है, हम ऐसी साइट्स को रखते हैं, ऐसी वेटलैंड्स को रखते हैं जो कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वहाँ पे कुछ एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो स्पीशीज हैं उन पे ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन सी साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक तो दो ही साइट्स हैं, एक तो केलोदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, दूसरा लोकतक लेक मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्ट आ सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी लेक्स हैं इंडिया की, एक तो केलोदेव नेशनल पार्क राजस्थान की, दूसरा लोकतक लेक इन मणिपुर। रामसर साइट्स में आपको ओल्डेस्ट या फिर फर्स्ट रामसर साइट जो इंडिया में थी, इट वाज चिलिका इन उड़ीसा। लार्जेस्ट कौन सी है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका हिमाचल प्रदेश। चिलिका इज द फर्स्ट या फिर ओल्डेस्ट रामसर साइट जो उड़ीसा में पाई जाती है। लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबन वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका हिमाचल प्रदेश। अब हम मैनग्रोव्स के बारे में देखेंगे, मैनग्रोव्स क्या होते हैं। मैनग्रोव्स जो होते हैं इनको साल्ट मार्शेस भी बोलते हैं, साल्ट मार्शेस भी बोलते हैं। मैनग्रोव्स ये पर्टिकुलरली ये भी वेटलैंड इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो ट्रीज होते हैं, ये जो मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज होते हैं, ये साल्ट रिच वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। साल्ट रिच वेटलैंड में पाए जाते हैं और साल्ट टॉलरेंट ट्रीज को क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज की जाती है हैलोफाइट्स। साल्ट टॉलरेंट ट्रीज के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज हैलोफाइट्स, ठीक है। तो मैनग्रोव्स क्या हैं, हैलोफाइट्स, ठीक। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अच्छा, मैनग्रोव्स को आपको याद रखना है, ये ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, कोल्ड वाटर में ये नहीं पाए जाते। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, निमेटोफोर्स और विविपेरी।
क्या होता है कि निमेटोफोर्स क्या होता है, इनमें एरियल रूट्स पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ऐसे एरियल रूट्स को क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। अब विविपेरिटी क्या होता है, इसका मतलब है लाइव बर्थ। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जहां पे सीड जो है पेरेंट प्लांट पे ही जर्मिनेट करता है और फिर कुछ टाइम के लिए वहां पे वो ग्रो होगा, उसके बाद वो वाटर में ड्रॉप होता है, वहां पे फिर उसके रूट्स बनेंगे और उसके बाद वो एक नया पेड़ तैयार होगा। ठीक है, विविपेरिटी में क्या होगा, यहाँ पे जो सीड्स पेरेंट प्लांट वहीं पे जर्मिनेट करता है, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइव बर्थ। अब आपको एक चीज याद रखना है, जो लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, सुंदरबन इकोसिस्टम, और इंडिया में भी सुंदरबन ही इज द लार्जेस्ट। अब सुंदरबन आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है, इट एक्सटेंड्स ओवर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, हाँ जी, ये अप टू बांग्लादेश तक एक्सटेंड करता है, बिल्कुल। अब सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया कौन सा है, इट इज भिट्रकनिका इन ओडिशा। भिट्रकनिका इन ओडिशा, it is second largest mangrove ecosystem in India and it is situated at the deltas of ब्राह्मणी एंड बैतरणी। दीज आर टू रिवर डेल्टाज जहां पे भिट्रकनिका उड़ीसा में जो मैंग्रोव है ये लोकेटेड है, ब्राह्मणी एंड बैतरणी। अब ये जो भिट्रकनिका उड़ीसा है, इट इज फेमस फॉर नेस्टिंग साइट्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। अब मैंग्रोव कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में 44%, गुजरात में 24%, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 14%, और फिर बाकी जो अदर एरियाज में भी पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाया जाता है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार आंध्रा में भी पाया जाता है। अब आपका एक होमवर्क है, आपको पता करना है व्हाट इज मिष्टी। व्हाट इज मिष्टी? ये एक स्कीम है फॉर मैंग्रोव का जो कंजर्वेशन है एंड प्रोटेक्शन है उसके लिए, लेकिन आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो यू हैव टू चेक ऑन गूगल के ये स्कीम क्या है। अब हम देखेंगे कोरल रीफ्स क्या होता है। कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट्स ऑफ ओशंस भी कहा जाता है और इनको कंसिडर किया जाता है एज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ। अब कोरल रीफ्स को बिल्ड कौन करता है, टिनी कॉलोनियल एनिमल्स कॉल्ड एज कोरल पॉलिप्स। कॉलोनियल मतलब ये ग्रुप्स में रहते हैं। अब ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम नाइडेरिया से। ये कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टू बिल्ड दियर एक्सोस्केलेटन, या फिर मान लो एक शेल जैसा वो अपने बाहर क्रिएट करते हैं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्यूमुलेट होता जाता है और फिर कुछ 100 ईयर्स के बाद आप कह सकते हैं ये इतना बड़ा बन जाता है कि जैसे मैंने बताया दीज आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो कोरल रीफ्स, कोरल्स जो नाइडेरा से बिलोंग करते हैं, इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट है टू बिल्ड एक्सोस्केलेटन उसकी वजह से बनते। अब ये जो कोरल रीफ्स हैं, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, इनको एक स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, उसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, अदरवाइज इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है
इनको ल्यूक वार्म वाटर चाहिए, टेम्परेचर अबाउट 20 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मोर देन 35 अगर हो गया तो इनकी ग्रोथ कम होगी। दूसरा, क्लीन वाटर। क्लीन वाटर का मतलब यह है कि सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। अब यही रीजन है कि ये एस्चुरीज एंड डेल्टाज में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहां पे सेडिमेंट्स होते हैं। दूसरा, डेप्थ की बात करें तो शैलो डेप्थ होनी चाहिए, अप टू 180 फीट इनकी डेप्थ, इस डेप्थ में ये पाए जाते हैं। और रीजन इसका यही है कि सनलाइट, और सनलाइट किसके लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही इनको फूड मिलता है। सैलिनिटी अबाउट 30 to 35 ppt। मैंने आपको बताया कि ये ल्यूक वार्म वाटर में पाए जाते हैं, दैट मीन्स ये सिर्फ ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। क्या कोल्ड वाटर पॉलिप्स होंगे? कोल्ड वाटर पॉलिप्स बिल्कुल। एज पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उनकी जो वेबसाइट पे आप अभी भी चेक कर सकते हो, देयर आर मोर कोल्ड वाटर पॉलिप्स देन ट्रॉपिकल कोरल। एंड विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल? इट इज रॉस्ट रीफ, नॉर्वे। याद रखना, रॉस्ट रीफ, नॉर्वे इज द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें, ये सबको पता होता है कि लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो कोरल होता है, इसमें कुछ कोरल्स ऐसे होते हैं जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विद एल्गी, विद एल्गी। ऐसे कोरल्स को बोलते हैं ज़ूज़ेंथेले कोरल्स। और जिन कोरल्स में जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी के साथ नहीं होगा, उनको बोलेंगे एज़ूज़ेंथेले एल्गी। और जिनके साथ रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा एल्गी के साथ, उनको बोलेंगे ज़ूज़ेंथेले एल्गी। अब कोरल एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस से ये फूड प्रोवाइड करेगा। दूसरा एक और काम करता है, एल्गी कलर प्रोवाइड करता है टू द कोरल्स। अब आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी, कोरल ब्लीचिंग। ब्लीच का मतलब है इनका कलर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है वो देखते हैं। देखो, कभी क्या होता है, कभी कभार एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मैंने बताया कि अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, स्लो हो सकती है। अब ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, कोरल्स में एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो एल्गी को एक्सपल कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। अब एल्गी क्या प्रोवाइड करता था? फूड प्रोवाइड करता था। एल्गी को बाहर फेंक दिया, फूड नहीं मिलेगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। दूसरा, एल्गी कलर प्रोवाइड करता था। एल्गी चला गया तो ये कलरलेस हो जाएंगे, ये वाइट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, दैट इज कलरलेस हो जाना, और ग्रोथ इनकी कम हो जाती है। कोरल रीफ्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इंडिया में, तो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है, हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा कि क्लीन वाटर होना चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए। अब ईस्टर्न कोस्ट जो होते हैं, वहाँ पे जो ईस्टर्न रिवर्स होते हैं, दे फॉर्म द लार्ज डेल्टाज एंड एस्चुरीज। इसकी वजह से वहाँ पे सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, और मैंने बताया कि सेडिमेंट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आपको कोरल्स मिलेंगे एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे कोरल्स मिलते हैं?
गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब आपको 3 छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, सर्च करो, क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप खुद सर्च करते हो ना, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं, क्योंकि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। एक तो आपको देखना पड़ेगा बैरियर रीफ क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, एटोल रीफ क्या होता है, लैगून्स किसे बोलते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, एटोल रीफ और लैगून्स। तो आज हम इतना ही करते हैं, होपफुली आपको टॉपिक समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।